Good evening to all. We start our discussion from the homework of last class. Yes, I have told you from homework of the last class. तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 9 बोला, मैं आऊंगा वहां पे, लेकिन पहले लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपको दिया था ऑन स्क्रीन. वी डिस्कस फर्स्ट दैट, फिर पाथफाइंडर की बात करेंगे. इज इट? इन पाथफाइंडर आपने ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे. मीन्स आई थिंक वी हैव टुडे का, आज का जो होमवर्क था वो क्वेश्चन नंबर आई थिंक फ्रॉम 6 to 9. तो उसमें कुछ ग्राफ के भी क्वेश्चन थे. अब देखिए, आपसे बात हुई थी कि ग्राफ पे केवल ऐसा नहीं है कि जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक्स में हैं, वीटी ग्राफ है, एरिया ले लो, डिस्प्लेसमेंट, एटी ग्राफ है, एरिया ले लो, चेंज इन वेलोसिटी, ये बड़े टाइपिकल क्वेश्चंस हैं. टाइपिकल मींस हमेशा हर जगह मिल जाएंगे. बट आईआईटी एंड ओलंपियाड लाइक एग्जाम आर डिजाइन टू सेलेक्ट, बहुत अच्छे स्टूडेंट सेलेक्ट करने के डिजाइन किए जाते हैं. सो क्वेश्चंस यहां पे जरूर ऐसे होंगे जो टाइपिकल नहीं होंगे. मींस ऐसे क्वेश्चन जो यूजुअल हर जगह मिल जाते हैं वो नहीं होंगे. देयर मस्ट बी सम इनोवेशन इन क्वेश्चंस. सो अब इसमें भी आपको देखिए 6th क्वेश्चन वाज ऑन द ग्राफ एंड 9th क्वेश्चन वाज ऑन ग्राफ. वी डिस्कस देम, बट फर्स्ट वी टेक दैट क्वेश्चन व्हाट वी हैव टेकन अर्लियर ऑन लास्ट क्लास. जो लास्ट में आपको होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन याद है क्या किसी को? लास्ट क्लास में जो बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन रखा था, यस, आई थिंक क्वेश्चन वाज व्हाट, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ ए क्लिफ और टावर. पहले हमने लिया था इट वाज प्रोजेक्टेड विद 5 मीटर पर सेकेंड एंड वी हैड टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड. इज इट? देन उस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया कि अब 5 मीटर पर सेकेंड के अलावा क्या कोई और स्पीड है जिससे हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें और 1 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो. सो आई वांट टू नो योर आंसर. आप लोगों के आंसर आए इसमें? I couldn't do it. Okay. Yes, sir. I couldn't do it. It is also an answer. Actually, listen, dear. हम लोग पूरे साल भर मिलेंगे, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको कितना आता है. ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है. मुझे तो ये मालूम पड़े कि आप कहां कहां क्या क्या नहीं कर पाते, तभी तो मैं उस जगह इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा. हाँ, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए आपके लिए टेस्ट होंगे. यस कृतिका, नो अदर स्पीड. यस, किसी और स्पीड पे पॉसिबल ही नहीं होगा. सो आंसर इज नो अदर स्पीड. व्हाट वाज क्वेश्चन? दैट ए पार्टिकल हैज टू बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर with a speed other than 5 meter per second so that it covers a distance of, I think, what was distance calculated in last class? 2.5 meter in how much time? 1 second. So you can do this question in 2 ways. One way is just by using equation. And if you use equation, then we have to make use of motion diagram. Actually, नो अदर वे, हमें उस कंक्लूजन तक पहुंचना है. सो अगेन हियर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड दिस पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड हियर विद वेलोसिटी u एंड इट विल मूव अप एट सम डिस्टेंस एंड कम डाउन. इज इट? सो एट हाईएस्ट पॉइंट its velocity is 0. So you can calculate very quickly. Here we say t equal to 0 and here we say t is equal to u by g. I think at the highest point जो टाइम कैलकुलेट किया, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, है ना. और g हमने 10 लिया है, so we take here u by 10. एंड अब मान लीजिए यहां तक मैंने t is equal to 1 second लिया, तो मुझे अपवर्ड मोशन की डिस्टेंस
एंड डाउनवर्ड मोशन की डिस्टेंस ऐड करनी है एज ए मॉड्यूलस। तो ये डाउनवर्ड मोशन का जो टाइम इंटरवल हुआ ना, दिस टाइम इंटरवल, दिस डेल्टा टी डाउन इज व्हाट 1 माइनस u by 10. That is very much clear. Now I can add the distances. अपवर्ड मोशन की डिस्टेंस आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं, what will be this distance? That is u square by 2 into 10. किसी को डाउट? अपवर्ड मोशन में पार्टिकल का डिस्टेंस कितना हुआ? Yes. So what I can write? Total distance traveled means total distance traveled delta s equal to delta s in upward motion plus delta s in downward motion. Upward and downward motion के displacement का mod add कर दें. So this is we have 2.5 and this is what u square by 2g 20 and downward motion में मान सकते हैं particle was dropped और इतने टाइम में कितना डिस्टेंस चला. सो दिस डेल्टा एस डाउन विल बी हाफ इंटू जी इंटू डेल्टा टी डाउन स्क्वायर. ये क्लियर है आपको? तो ये डेल्टा एस डाउन का हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पे. सो व्हाट आई गेट हियर प्लस हाफ इंटू 10 इंटू व्हाट डेल्टा टी 1 minus u by 10 square. So we have a quadratic equation in u. इस quadratic equation के जो roots होंगे वो u की possible values होंगी. Is it? Now let us solve it. So what I get here? 2.5 is equal to u square by 20 plus 5, that will be 5, and what will it be? 1 minus 2 into u by 10 plus u square by 100. ये होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया. नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट. आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो u के दोनों रूट्स इक्वल आएंगे. एंड व्हाट यू गेट? बोथ द रूट्स सॉल्व दिस. You get equal roots and that are u is equal to 5 meter per second. अब देखिए हमने इतना काम किया है ना. अगेन कई बार क्या होता है कि कोई और चीज क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है तो डाउट होता है. नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ग्राफ ऑल्सो. जैसे हाउ कैन यू सॉल्व बाय ग्राफ? यूज ऑफ ग्राफ. एंड ऑब्वियस हमें डिस्टेंसेस फाइंड करनी है तो डिस्प्लेसमेंट्स का मॉड लेके ऐड करना है. तो वीटी ग्राफ का एरिया सीधे डिस्प्लेसमेंट देता है. सो वी ड्रॉ द वीटी ग्राफ. इज इट? सो वीटी ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी थी. अगर ये वेलोसिटी कितनी होती 5, ये v, अगर ये 5 होता तो इस टाइप का हमें वीटी ग्राफ मिलता. एंड दिस इज टाइम t, दैट इज 1 सेकेंड. ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी पहले. मीन्स इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल था एंड दोनों का सम हमारे पास डिस्टेंस आ गई थी. यहां तक तो लास्ट क्लास में किया ही था. लेकिन अब मुझे 5 से स्पीड चेंज करनी है. तो या तो मैं ग्राफ को थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर दूं या थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर दूं. सपोज आई ड्रॉ इट्स लिटिल बिट डाउनवर्ड. मैंने 5 के अलावा कोई दूसरी स्पीड ली. दिस तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड उतना तभी होगा जब ये जैसे दिस एरिया ये डिक्रीज हुआ. जितना ये डिक्रीज हो उतना ही ये इंक्रीज हो. तब डिस्टेंस ट्रेवल अनअफेक्टेड रहेगा. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? अब ये पॉसिबल नहीं है. सी फ्रॉम ज्योमेट्री. एक्चुअली आप देखिए दोनों ही एक ट्रेपेजियम बन रहे हैं.
बट ये ट्रेपेजियम का ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल थी, बट इसकी ये पैरेलल साइड छोटी हो रही है और दूसरी पैरेलल साइड बड़ी हो रही है। डिस्टेंस दोनों के बीच का सेम है। गॉट द आइडिया? डिस्टेंस दोनों के बीच का सेम है। सो दीज टू एरिया कैन नॉट बी इक्वल। सो डिस्टेंस अगर हम 5 से कम स्पीड लेते हैं तो उतनी डिस्टेंस नहीं मिलेगी। और इसी लॉजिक पे हम कह सकते हैं अगर हमने इससे ज्यादा स्पीड लिया होता तो ये जो ट्रेपेजियम बढ़ता इधर, उसका एरिया ज्यादा होता, जो कम होता उससे। सो नो अदर स्पीड इज पॉसिबल। यू गॉट दिस सॉल्यूशन? अब देखिए ग्राफिकल सॉल्यूशन कितना क्विक और कितना इजी है। यस, डूइंग विद ग्राफ वॉज मोर इंटरेस्टिंग। अब देखिए इस ग्राफ से एक और इंफॉर्मेशन मिलती है अपने को। वो क्या? अगर हम 5 से स्पीड कम करते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल में क्या चेंज होगा? मींस जो ये दिस वन, और 5 से बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल में क्वालिटेटिव चेंज क्या होता है, दैट यू कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट। अगेन वन थिंग, मैं कई बार बहुत सारी चीजों के आइडिया देके छोड़ता हूं। जैसे ये स्पीड कम ज्यादा किया तो डिस्टेंस में डिक्रीमेंट होगा या इंक्रीमेंट होगा, दैट यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम द ग्राफ। बट इक्वेशन से फिर हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में? तो ये सब आइडिया, जैसे एक आइडिया देके छोड़ दिया। नाउ whenever there will be need, I know that you can use it. So just see, in so many situations graph will be very useful. Again one thing, मैं ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल सॉल्यूशन की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस मेथड को छोड़ के ये वाला मेथड सीखें। देखो दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। इस मेथड में एक खास बात है, वो क्या? कब, कहां, कैसे, क्या हो रहा है, वो सारी इमेजिनेशन आपके माइंड में आ रही है ना? लिसन, क्या ग्राफ के मेथड से कब, कहां, कैसे वो चला, कैसे गया, वो इमेजिनेशन दिमाग में आ रहा है? जस्ट लेट मी नो। नो। सो ये ग्राफ के मेथड का डिसएडवांटेज है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी आर लर्निंग द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट लर्न कर रहे हैं तब आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि आप कितनी जल्दी आंसर निकालते हैं। आपका एम ये होना चाहिए हाउ मच यू कैन एक्सप्लोर अबाउट दैट इवेंट। सो आई रिकमेंड दिस मेथड। आप हर प्रॉब्लम में ये मेथड तो करेंगे ही, साथ में ये मेथड। ये प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं मैं। और ऐसे कई सारी प्रॉब्लम मींस 30, 40, 50, हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको दोनों मेथड में इक्वल एक्सपर्टाइज होगा। एंड जैसे ही फिर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम दिखेगी ना, आपको तुरंत जो मेथड सबसे छोटा होगा वही क्लिक करेगा। दैट्स व्हाई यही आइडिया था कि मैंने ग्राफ का जो यूज है वो काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले ले लिया, जिससे हम हर चीज दोनों मेथड से कर सकें, मोशन डायग्राम के मेथड से भी और ग्राफ के मेथड से। नाउ यू गॉट इट? Any doubt? So let us come on homework. क्वेश्चन नंबर 6 to 9 था, तो आज मैं 6 to 9 ही डिस्कस करूंगा। इनिशियली किसी का डाउट आया था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का शायद टर्न पहले था। मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस करूंगा, लेकिन जिनको क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, आई सजेस्ट टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 दिन और अटेम्प्ट करें। एक्चुअली बात यह नहीं कि मुझसे आपने सॉल्यूशन पूछा। यस लास्ट डे बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई इट अगेन। नहीं, किसी ने क्वेश्चन नंबर 5 अभी टाइप किया था। मेरी बात सुने, आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आप मुझसे सॉल्यूशन ले लें और उसको रिपीट करें, और न मेरा पर्पस है। मेरा पर्पस साफ है कि मेरे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन खुद करना सीखें। मेरी बात समझ रहे हैं? और एक दिन ऐसा आए जल्दी ही कि हो सकता है मैं सॉल्व ना कर पाऊं, आपके टीचर सॉल्व ना कर पाए, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन दें। और ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है, और जब ऐसा होने लगता है ना मेरे स्टूडेंट के साथ, तब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता हूं, नाउ अब ये टॉप 10 की रैंक आ गई मेरे पास। मेरी बात समझ रहे हैं? और मैं उस स्टेज तक ले जाऊंगा कि आप मुझसे ज्यादा क्विक सोचने लग जाएं,
क्योंकि मैं किसी चैप्टर को फिनिश हुआ तभी मानता हूं। जब मेरे कुछ स्टूडेंट्स उस चैप्टर में मुझसे ज्यादा अच्छा सोचने लग जाए, मैं मान लेता हूं चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये कोई बात मेरा स्किल नहीं है कि इतने दिन मुझे इस लेक्चर में देने, मैंने आया बोल दिया, आपने सीखा या ना सीखा। सीख तो आप जाएंगे, बट आई नीड एक्सपर्टाइज बेटर देन अस, क्योंकि आपका दिमाग हम लोगों से ज्यादा तेज है। लिसन, एज ए टीचर हम लोगों का अटेंशन एक्सप्लेनेशन की ओर ज्यादा रहता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी ज्यादा फास्ट होगी हमसे, और वही मैं चाहता हूं कि जब नई प्रॉब्लम में आप मुझसे फास्ट सॉल्व करने लग जाएंगे, देन आई सजेस्ट, मैं मान लेता हूं कि अब अगले टॉपिक पर चलना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, एनी डाउट? यस, क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। अब देखिए आर्यन, नो डाउट देयर इज, माधव ने पूछा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 में एक आइडिया बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉपरली रीड नहीं किया गया, रीड द क्वेश्चन नंबर 6, मैं दोबारा रीड नहीं करूंगा, आप ध्यान से पढ़ें। मतलब जनरली हमारी हैबिट क्या हो जाती है कि हम टाइपिकल टाइप की इंफॉर्मेशन को ही मान लेते हैं। एक्चुअली हियर द ग्राफ इज इन बिटवीन 1/tau and v. Actually that graph is in 1/tau and v. मैंने कहा था आज मेरे पास स्पेक्स नहीं है तो शायद मुझे पढ़ने में दिक्कत हो। सो दिस इज द ग्राफ। अब देखिए क्या है, एक रोबोट बनाया गया, उस रोबोट की बैटरी चार्ज करने के बाद उसको एक स्पीड फिक्स कर दें, तो उस कांस्टेंट स्पीड से जितने टाइम चलता है उस टाइम और स्पीड का ग्राफ है। तो ये एक मोशन का कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, ये कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बैटरी चार्ज की गई, उसको एक स्पीड दी गई, चला के छोड़ दिया गया, बैटरी डिस्चार्ज होने तक वो कितने टाइम चला वो टाइम नोट किया गया, फिर दोबारा बैटरी चार्ज की गई, फिर उसको दूसरी स्पीड सेट करके छोड़ दिया गया, फिर उसको चलने दिया गया, तो कितने टाइम तक चला वो टाइम नोट किया गया। इस तरह से अलग अलग मोशन के ग्राफ हैं। सो व्हाट आई कैन थिंक हियर, जैसे मैं किसी एक रीडिंग की बात करूं, दैट इज 1/tau एंड हियर इज व्हाट, तो ये बहुत सारी रीडिंग्स ली गई होंगी, सपोज बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर नहीं ली गई होंगी, सपोज 10, 20, 30 ऐसी रीडिंग ली गई होंगी, उसमें कई पॉइंट्स मिले होंगे, फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्मूथ कर्व बनाया गया है ना। तो इसमें मैं कोई पॉइंट, सपोज आई टेक दिस पॉइंट, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट क्या है, v and 1/tau, that is what, v and 1/tau, and v is what, constant। पहली चीज v कांस्टेंट है, एंड tau क्या है, ड्यूरेशन ऑफ मोशन, ये मोशन का ड्यूरेशन है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस टेबल मिल जाएगा और डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। व्हाट आई कैन राइट हियर, व्हाट इज डिस्टेंस टेबल, डेल्टा एस इज इक्वल टू v इंटू tau। यू गॉट द आइडिया। अब v इंटू tau मीन्स अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूं तो एक आइडिया लग रहा है, दिस व्हाट, इस लाइन का स्लोप m, सो स्लोप इज व्हाट, दिस ऑर्डिनेट अपॉन दिस, ये ऑर्डिनेट क्या है, 1/tau, सो दिस इज 1/tau अपॉन v, so it is 1/v tau, so that is 1/delta s, and I think problem is solved। शायद प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मतलब यह है कि जो ग्राफ दिया हुआ है उसके हम किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएंगे तो वो जो लाइन मिलेगी उसका स्लोप डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेसिप्रोकल होगा। तो हमें ऐसी लाइन चूज करनी, ओरिजिन से मिला के उस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट चूज करना है जिसका स्लोप मिनिमम हो। जस्ट डू ड्रॉ ए टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द ग्राफ एंड आई थिंक आइडिया इज क्लियर। Got it? So this was question number 6.
एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 अब तो क्लियर है ना? ठीक है, माधव बोला सर मैंने कोई और क्वेश्चन पूछा था, मुझे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आइडिया मिल गया सबको? व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 7? नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 8, so Sanket Das, you had doubt in question number 8 or question number 7? Sanket Das, question number 7. So what is that? A semi-cylindrical groove of radius r is equal to 20 centimeter is made on horizontal floor. An ant wants to cross the groove. A boy decides, अब देखिए ग्रूव को हम अलग अलग पोजीशन चेंज करेंगे. Now see, there is a very important concept in maxima minima. Actually, listen my dear, as a experimenter or as a physicist, हमें मैक्सिमा मिनिमा में अक्सर इंटरेस्ट नहीं होगा, अक्सर इंटरेस्ट होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज में. किसमें? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. और यह बात क्लियर है कि मैक्सिमा ही मैक्सिमम वैल्यू हो जरूरी नहीं है और मिनिमा ही मिनिमम वैल्यू हो जरूरी नहीं है. सो जस्ट आई रिमाइंड इट, if we have y is equal to f of x, means we are talking about maximum and minimum value in a closed interval. Please take care. In a closed interval means y of f of x, हमने x का इंटरवल लिया फ्रॉम x इज इक्वल टू सम x इनिशियल टू x फाइनल. मीन्स ये इंटरवल है, इसमें हमें y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है. सो व्हाट द आइडिया इज हियर, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू? अब देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे वो आपको क्लियर होना चाहिए. कैन एनीवन टेल मी हाउ फाइंड मैक्सिमम वैल्यू? विल इट बी ग्रेटेस्ट मैक्सिमा और समथिंग एल्स? देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमा तो फाइंड करने पड़ेंगे. क्या जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा वही मैक्सिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू कुछ और भी हो सकती है? यस, मे और मे नॉट बी. सो व्हाट इट विल बी? आइदर the greatest maxima या तो सबसे बड़ा वाला मैक्सिमा मैक्सिमम वैल्यू होगी और एनी वन ऑफ द एंड वैल्यूज. एंड वैल्यूज मीन्स y is equal to f of xi और f of x इनिशियल. ये एंड वैल्यूज का मतलब. So I'll write the end value later. Whichever is greater means whichever is greater. तो दोनों एंड वैल्यूज और ग्रेटेस्ट मैक्सिमा, इनमें जो बड़ा होगा उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू. गॉट द आइडिया? जैसे मैक्सिमा का मतलब लोकल मैक्सिमा ही होता है. अब देखिए यहां पे हम एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग इनटू ग्रेट मैथमेटिकल डिटेल. वो मैथमेटिक्स में आप बहुत ज्यादा डिटेल में बाकी पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा बहुत सारी बातें होंगी. बट यहां हमने बात किया इन ए क्लोज्ड इंटरवल, हमने इंटरवल डिफाइन कर दिया. सो किसी इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी या तो वो ग्रेटेस्ट मैक्सिमा होगी या दोनों एंड वैल्यू में से जो सबसे बड़ी हो. इज इट? सिमिलरली आई डिफाइन हियर मिनिमम वैल्यू. That is either the smallest minima or any one of the and values
whichever is smaller. अब देखिए ये एक ऐसा एरिया है जहां हम गलती कर सकते हैं. So you have suggestion the maximum point on the graph with the domain. Listen one thing. आप बहुत स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल टर्म में बात कर सकते हैं, इज इट? बट जैसे हम एक फिजिक्स की तरह जो एक नॉर्मल आइडिया जो आपने कहा द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द ग्राफ विद डोमेन, वही बात है. एक्चुअली हमारे आइडियाज जो हमारी कॉमन सेंस है उसके बड़े नजदीक होने चाहिए. सो यस आर्यन, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. The same thing I have written in some other language, very common language. तो जो ये क्वेश्चन है इसमें एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है, उसमें एक वायर फ्रेम है जो राइट एंगल पर है. किसमें? वायर फ्रेम राइट एंगल पर. उस वायर फ्रेम में एक आंट चलती है, उसको सेमी सर्कुलर ट्रैक के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है और डाउनवर्ड उसकी स्पीड अलग है एंड अपवर्ड स्पीड अलग है. एंड हमें टोटल टाइम को मतलब मिनिमम टाइम फाइंड करना है. तो the idea is very simple. You have to deduce a function. Actually one more thing, मेरा आपसे कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि आर्यन जो आपने बात की आप अपने डेफिनेशन को रिवाइज कर लें या करेक्ट कर लें. मेरा मतलब ये है कि एक्चुअली फिजिक्स में हम अपने आसपास की चीजों को एनालाइज करते हैं, तो हमारे लैंग्वेज जितनी हो सके उतनी इंटरेक्टिव हो, ठीक है, एंड और सिंपल भी हो. एक रीजन और भी है इसका. एक्चुअली आई एम यूज टू, मैं इस टाइप के सिंपल एक्सप्लेनेशन देने का हैबिचुअल हूं. तो आगे जब भी कोई बात हो तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन समझ सकें. जब भी कभी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात आएगी तो मैं यही यूज करूंगा. एंड मैं देखो बड़ा फ्रेंकली आपसे बात कर रहा हूं. ये डोमेन और रेंज वर्ड था ना, मैं इसमें बड़ा कंफ्यूज होता था कि डोमेन किसको बोलेंगे, रेंज किसको बोलेंगे. ठीक है, बाद में कंफ्यूजन नहीं हुआ है ना. तो मुझे लगा ऐसा कि हो सकता है कोई स्टूडेंट कभी इस पे कंफ्यूज हो जाए कि डोमेन किसको बोलेंगे, रेंज किसको बोलेंगे. अब वैसे तो कंफ्यूजन होता नहीं, तो मैंने कहा हम इन टर्मिनोलॉजी से भी फ्री हो जाएं. सर आई ऑल्सो गेट कंफ्यूज समटाइम्स. यस, समझ में आया ना बेटा, मैं भी कंफ्यूज होता था. तो मैंने सोचा टर्म ऐसे यूज की जाए जहां पे हम उस कंफ्यूजन के चीज को हटा ही दें. तो अब इसमें मेरे ख्याल से कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना. सो मेनी टाइम्स, अब देखिए एक लंबे कई साल हो गए मुझे आप लोगों से, मतलब आप जैसे कई बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए. जैसे आई एम टीचिंग फ्रॉम जुलाई 92. आपको शायद भरोसा नहीं होगा. तो आप देखिए उसमें मेरे पास कई बार ऐसे डाउट आए होंगे बच्चों ने कई बार ऐसी गलतियां की होंगी. तो मैंने सोचा कि चीजों को ऐसे मॉडिफाई किया जाए, लैंग्वेज ऐसी रखी जाए कि कंफ्यूजन के रास्ते कम से कम हो. नाउ जस्ट सी हियर हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. So this is a semicircular track. Now just see, I use this, a particular orientation. Say, I call this starting point A and this corner B and this corner C. Now the ant has to travel A to B. Suppose यहाँ उसकी speed मैं बोल दूं V1 और यहाँ speed क्या बोल दूं उसकी V2. Is it? So what is total time? T is equal to AB upon V1 plus BC upon V2. Any doubt here? Now just see here, I'll join this. And we know that this total distance is 2r. And
अब मैं बहुत सारे वेरिएबल ना इंट्रोड्यूस करके केवल एक सिंगल वेरिएबल, सपोज आई टेक दिस वेरिएबल थीटा. So I can write easily what is AB. AB is 2r cos theta and BC is 2r sin theta. So what we have? T is equal to 2r cos theta upon V1 plus 2r sin theta upon V2. Say, let me call this small r. यहां स्मॉलर लिख दिया, मैंने स्मॉलर कर दिया. अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में केवल थीटा और टी वेरिएबल है. दिस इज V1, इज इट? कितने वेरिएबल हैं इसमें? तो आपको इसमें अब क्या चेक करना है? इसका मिनिमा, है ना? और दोनों एंड वैल्यूज कौन कौन सी? थीटा 0 एंड थीटा व्हाट? एक तो थीटा 0 होगा एंड थीटा और क्या वैल्यू हो सकती है? थीटा की एक वैल्यू क्या क्लोज टू 90 हो सकती है. तो अगेन मींस अगर इसको क्लोज टू 90 करेंगे तो सारा पाथ BC हो जाएगा, है ना? सो व्हाट वी हैव, फाइंड लोकल, और जस्ट आई राइट फाइंड मिनिमा, फाइंड मिनिमास. एक तो मिनिमास फाइंड कर लिए. अब एंड वैल्यू, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? एक तो थीटा 0 कर सकते हैं और थीटा को टेंड्स टू 90 कर सकते हैं. उसका मतलब क्या हुआ? थीटा 0 करना मतलब पूरा पाथ AB, मतलब पूरा डायमीटर ही V1 से चला, समझ रहे हैं? और थीटा क्लोज टू 90 करना मतलब पूरा पाथ ही क्या हो गया? ये BC हो गया और ये V2 से चला. तो V2 स्पीड मिनिमम है, वो तो चेक करना ही नहीं. सो एंड वैल्यूज क्या है? एंड वैल्यूज when theta is 0, it means T is what? 2r by V1. And when theta tends to 90, then T is what? 2r by V2. Is it? तो 2r by V2, V2 स्पीड कम है तो इसमें तो मैक्सिमम टाइम मिलेगा. इसको तो अपने को चूज करने की जरूरत नहीं है. तो ये एंड वैल्यू या मैक्सिमा जो आएंगे उनमें से आपको चूज करना है. नाउ यू गॉट द सॉल्यूशन. Okay, so that is the way. How should I discuss solution and with you? आप जैसे स्टूडेंट के साथ किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कैसे डिस्कस किया जाए, तरीका यह होना चाहिए. जस्ट आपको एक आइडिया दे दिया जाए. अभी तो मैं आप देखिए ऑलमोस्ट पूरा सॉल्यूशन ही सिंबल फॉर्म में कर दिया. मैंने वैल्यूज बस कैलकुलेट नहीं की. धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा आपको उस लेवल तक लाने की कि बस मैंने एक हिंट दिया, इस क्वेश्चन में ऐसा कर लो, आप करने लग जाएं. देखो धीरे धीरे मुझे आपको एक्सपर्ट करना होगा. अगर मैं पूरे 2 साल तक आपको सॉल्यूशन ही बता के आंसर निकालता रहूं तो आप कभी भी इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बनाने लायक शायद ना बन पाए. मैं ये भी धीरे धीरे करूंगा. अभी मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरा सॉल्यूशन सिंबल के फॉर्म में बता दिया, कई क्वेश्चन के आंसर भी निकाल दिया करूंगा. बट धीरे धीरे मैं अपने सॉल्यूशन में जो आइडियाज दे रहा हूं उसको कम करूंगा. फिर एक टाइम ऐसा आएगा जल्दी जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे. ऐसे नहीं तो मैं आपको एक हिंट दिया करूंगा, नहीं इसमें ऐसा कर लो, और उससे जब आप कर लेंगे क्वेश्चन तो आपको बड़ा मजा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा. यू कैन गॉट इट सर? इट कुड बी डन मोर इजली एज AB शुड बी मैक्सिमम एंड 3B. यस, ये बिल्कुल एक टाइम तो ये होगा, लेकिन क्या होगा? ये एक मिनिमम टाइम दिख रहा है, ये तो बड़ा टाइम होगा ही होगा, लेकिन क्या होगा? हो सकता है कोई मिनिमा इससे भी छोटा आ जाए. तो उसको चेक करने के लिए हमें ये एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा. इज इट? नाउ लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट वाज क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन लाइक 9th आई हैव टेकन इन द क्लास. याद आ रहा है? 9th में जब ग्राफ के यूज कर रहे थे तो शायद मैंने कोई क्वेश्चन लिया होगा. सर बट देयर इज ए लेंथ लिमिट फॉर AB. सर देयर इज नो लेंथ लिमिट. A एंड AB, ये रॉड सफिशिएंटली लॉन्ग है ना? जैसे हियर
कहीं रॉड ए बी और बीसी की लेंथ लिमिट के बारे में नहीं कहा गया है। ये लिखा हुआ क्या, बट ऑल द वायर्स अवेलेबल आर ऑफ लेंथ 38 सेंटीमीटर, सो द बॉय जस्ट सी 38 सेंटीमीटर, यस, तो पूरा वायर 38 सेंटीमीटर है। इट मीन्स दीज टू लिमिट्स वी कैन नॉट टेक। मैं उधर ध्यान नहीं दिया मैंने। पूरा वायर क्या है, डायमीटर से कम है। डायमीटर इज व्हाट, ये दैट इज 20 सेंटीमीटर, सो डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, एंड बट ऑल द वायर अवेलेबल आर ऑफ 38 सेंटीमीटर। तो एंड वैल्यूज आपको वहां से कैलकुलेट करनी है, इज इट। इसको हमने 38 कर दिया, तो बाकी जो बचा वो, और सर्टनली इसको 38 करके हम नहीं करेंगे, वो सबसे ज्यादा टाइम होगा। गॉट द आइडिया? सो दैट इज नॉट द आइडिया, वो आप 38 करके कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इज देयर एनी नीड टू डिस्कस? नो। सो आई कम स्ट्रेट फॉरवर्डली on what I have discussed today. Just try to understand it. Okay, in question number 9, I had confusion after t is equal to 2 seconds. Just see, आर्यन आपने एक छोटी सी गलती कर दी। जस्ट आई विल गिव यू हिंट, ठीक है। क्वेश्चन 9 में जो एक खास आइडिया है वो मैथमेटिक्स का है, मैं उसको एक बार डिस्कस कर दूं। आर्यन, जहां तक मैं समझ रहा हूं आपने जो गलती की है वो एवरेज वेलोसिटी का जो ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ से इक्वेशन कैसे लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी का फंक्शन, वहां आपने गलती की है। सो दैट इज द ग्राफ इज speeds are this. One, two, three. That is, we have V average, and here we have time. And time is divided in seconds. That is again 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, and 4. That is in second, and it is in meter per second. So the first line extends from 0 to 1, 2. This. Then it remains constant till t equal to 2. Then it comes here. So that is second line. Third. So this is the graph. Just I write here V average function. So V average is, again, to write this function we have to write 3 equations for the 3 intervals. So first interval, no difficulty at all. That is what? 2t, when t is less than or equal to 1 and greater than or equal to 0. And in second, again, there is no difficulty at all. It is 2. 2 when t is greater than or equal to 1 and less than or equal to 2. Now we have to write third. Actually, just we have to write equation of this line. अगर इस लाइन को आप पीछे एक्सटेंड करेंगे, it will meet here. Say 1. आप देख सकते हैं, ये 2 नीचे आए तो ये 1 डाउन हुआ, तो इधर 2 जाने पे 1 और डाउन होगा, ये लाइन यहां कट करेगी। एंड इसका स्लोप कितना होगा? दैट स्लोप यू कैन सिंपली कैलकुलेट हाउ मच स्लोप इज, दैट इज 1/2. So this line is
t by 2 plus 1 and that is t is greater than 2 and less than 4. Now Aryan and संकेत, आपसे गलती शायद यही हुई होगी, आपने +1 नहीं किया होगा। या फिर चलो ये तो मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, है ना। अब देखिए, नाउ सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स बस हम एक बार करें, आप दोबारा ना करें। एक्चुअली जस्ट सी द सिमिलर क्वेश्चन आई हैव टेकन इन द क्लास, उस टाइम भी मैं ये बात आपको सिखा सकता था, उसमें 2 या 3 इंटरवल लेके, बट मुझे मालूम था क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी अलर्ट? अब ये समझ में आ गया हाउ वी राइट फंक्शन। अब देखिए, ये फंक्शन तो वही रहेगा ना जो है, एक्चुअली उस फंक्शन को हम किस इंटरवल में ले रहे हैं? 2 से 4 के इंटरवल में। अगर +1 ऐड नहीं करेंगे तो ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, फिर यहां से पास होना चाहिए था, तो फंक्शन ही बदल जाएगा। सो नाउ एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 9? Okay, now I want one more question from you to attempt. Are you ready? जो आपको मैंने होमवर्क दिया था, मैं दोबारा बता दूं, जो लास्ट क्वेश्चन बोर्ड पर मैंने लिख के दिया था, I have one more modification in that question. अब देखिए, मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के तुरंत बाद भी मैं इस जो मॉडिफिकेशन मैं आपकी बात कर रहा हूं ले सकता था, बट आई हैव डन इंटेंशनली। क्यों? उसको आपने समझा, उस बीच में बहुत सारी बातें हो गई, अभी भी क्या आप उन आइडियाज को यूज कर सकते हैं कंफर्टेबली? उसके बाद तो तुरंत आप यूज कर लेते, बट नाउ इतनी सारी बातें होने के बाद भी अगर आप यूज कर सकते हैं तो आप कई महीनों बाद भी यूज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज, a particle is projected vertically upwards from the top of a tower. नाउ अब इसको 2 स्पीड से फेंका है। फर्स्ट विथ ए वेलोसिटी u and again with a velocity 3u। मतलब हमने एक बार वेलोसिटी u से फेंका और एक बार वेलोसिटी ट्रिपल कर दी। इज इट? बट द कंडीशन इज व्हाट? फाइंड u if distances traveled in the first second of motion remain equal। इस दोनों ही केस में जो मोशन का पहला सेकंड था उसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है। जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन एंड इसके बाद मैं आज आगे की बात करूंगा एंड दिस इज ए होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट नोट डाउन। कई लोगों के आंसर आ रहे हैं u equal to 0 is a possibility। No, u equal to 0 is not a possibility। Actually the particle was projected, is it? और u equal to 0 possibility नहीं हो सकता।
U equal to 0 means particle was released. अब पार्टिकल was released, उसको वेलोसिटी 0 दिया, तो 0 का 3 टाइम्स करो तो भी तो 0 ही होगा ना. हाउ कैन यू मेक इट 3 टाइम्स? अब देखिए यहां पार्टिकल वॉज रिलीज नहीं लिखा हुआ है, पार्टिकल वॉज प्रोजेक्टेड. आप सोचेंगे सर कई बार तो ऐसा हुआ हमने वेलोसिटी फाइंड किया 0 आया है. ठीक है, कोई मोशन कंटिन्यू हो रहा है और हमने उसको कैसे स्टार्ट किया और फिर पूछा उस टाइम ऐसा हो रहा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, तो वहां वेलोसिटी कोई भी आ सकती है. बट वंस इट इज सेट द पार्टिकल वॉज प्रोजेक्टेड, इट मींस इट इज प्रोजेक्टेड. और ये साफ का है प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स. अब देखिए प्रोजेक्टेड नहीं, वर्टिकली अपवर्ड्स. तो हाउ कैन यू से 0 इज ए पॉसिबिलिटी? सो अगेन आई वांट दैट दिस क्वेश्चन आप लोग घर पे करें. आज की बात थोड़ी आगे बढ़ाते हैं. सो ऑन लास्ट टर्न वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूज ऑफ ग्राफ एंड मैं ग्राफ के और भी कई क्वेश्चन लूंगा अभी. अब देखिए क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन लेते रहे. मैंने ग्राफ को स्टार्टिंग में क्यों डिस्कस कर दिया कि अब हम सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से करेंगे. मोशन डायग्राम जिसको आप बोलते हैं इक्वेशन से, बट मैं बोलूंगा मोशन डायग्राम ड्रॉ करना फिर उसकी इक्वेशन सोचना, है ना. मोशन डायग्राम बेसिकली क्या होगा, आपको मोस्ट डिफिकल्ट केसेस में कौन सी इक्वेशंस बनाएंगे पहली बात, और दूसरी कौन कौन सी इक्वेशंस को कैसे इंटरप्ले करेंगे वो आइडिया देगा. जनरली 1D मोशन में जब क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है इक्वेशंस तो बन जाती हैं, या कई बार होता है ये हम नहीं समझ पाते इक्वेशन कौन कौन सी बनाए, और ये भी हो जाता है तो हमें उन इक्वेशंस को कैसे इंटरप्ले करके आंसर निकाले वहां टाइम वेस्ट होता है. बट आपके पास मोशन डायग्राम है तो इक्वेशंस को कैसे इंटरप्ले करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे इसको उससे, वो आइडिया आपको मोशन डायग्राम से मिलेगा. एंड विल सी लेटर हाउ वो कैसे मिलेगा. बट आज हम रेक्टिलिनियर मोशन में हाउ वी प्रोसीड फर्दर उसकी बात शुरू कर दें. एंड क्योंकि अब हम बात की थी कि सारे क्वेश्चन हम मोशन डायग्राम से भी करेंगे और ग्राफ से भी करेंगे, तो ग्राफ की प्रैक्टिस तो चलती ही रहेगी. नाउ सी, जब हमने 1D मोशन या कॉमन लैंग्वेज 1D मोशन बोलते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम मेंशन किया था 1D 2D 3D, इस टाइप के क्लासिफिकेशन हम फिजिक्स में लेते नहीं है. फिजिक्स में क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन स्पेस. ठीक है, बट कॉमन लैंग्वेज में उस टाइम भी कहा था 1D 2D 3D हम बोल देते हैं. मैं कोशिश करूंगा कि इन टर्मिनोलॉजीज को अवॉइड करना शुरू कर दें. धीरे धीरे मैं आपके साथ इन टर्मिनोलॉजीज को कहूंगा अवॉइड करना शुरू करें. हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोले तो स्ट्रेट लाइन मोशन की सिचुएशंस जब हम क्लासिफाई कर रहे थे कितने टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, देन वेरिएबल वेलोसिटी मोशन, याद आ रहा होगा. वेरिएबल वेलोसिटी मोशन को फिर हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था. व्हाट? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन. वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन को हमने तीन कैटेगरी कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो किस टाइप से इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ पोजीशन. तो कुल मिला के देखा जाए तो पांच कैटेगरी हुई. कौन कौन सी? कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तीसरा एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, चौथा एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, पांचवा एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ पोजीशन. तो हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाला आइडिया डिस्कस कर चुके हैं. टुडे विल डिस्कस अबाउट कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन. एंड आई नो that regarding constant acceleration motion you all have all the ideas, but still we want to develop. There are few things जो हमें उसमें बहुत great simplicity देंगी. What is that? Constant acceleration motion. So what we have, A is equal to constant, not equal to 0. एक्चुअली अगर a 0 हो गया तो वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन जब हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की बात करते हैं तो मतलब होता है एक्सेलरेशन है. सो हियर हाउ वी प्रोसीड.
एक तरीका तो था हम कैलकुलस की बात करें और मोशन डायग्राम. What is that? Suppose I assume here this is a line and here we choose x equal to 0 and suppose I choose here x not equal to something at position at t equal to 0 and particle start here with velocity v naught. वैसे u भी लिख सकते हैं but I write u naught. तो t equal to 0 पे ये x naught से v naught velocity से start हुआ. So first information what we can find from here, that is a is equal to dv by dt. So what we can write here, dv is equal to a dt. अब देखिए इस इक्वेशन को आगे इंटीग्रेट करेंगे, फिर मेरी बात हुई थी पहले कि हम डेफिनेट इंटीग्रल यूज करें या इनडेफिनेट, दोनों ही मैंने कहा था बार बार बीच में मैं दोनों को इन पैरेलल यूज करूंगा जो कंफ्यूजन कोई ना रहे. सो how we can do it? This dv is equal to a dt. a कांस्टेंट हमने बाहर रख लिया. अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल वाला आइडिया यूज करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, t इक्वल टू 0 टू टाइम t, क्योंकि हमें फार्मूला निकालना है. तो t इक्वल टू 0 पे हमें मालूम है वेलोसिटी क्या है, v नॉट c है. तो पुट हियर v नॉट एंड सपोज एट टाइम t, ये पार्टिकल टाइम t पर यहां आ गया x and suppose its velocity will become v at time t. तो हमने ये देखा और लिमिट रख दी and now we can solve. So what we get from left hand side, v minus v naught. This is v minus v naught and this is what, a t. So what we get here, v is equal to v naught plus a t. So this is one of the way. Listen my dear, एक चीज आप सोच सकते हैं कि इन चीजों को बताने की जरूरत क्या है. एक्चुअली इन कैलकुलेशंस को कैसे करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल वाले तरीके से या डेफिनेट इंटीग्रल वाले तरीके से, हम क्वेश्चन करते हुए सीखें ज्यादा अच्छा है, आर्टिकल डिस्कस करते हुए सीख लें. ये हमेशा बेटर होता है कि जब हम कोई आर्टिकल इनका डिस्कशन सीख रहे हैं तभी चीजों को सीख लें. क्वेश्चन हम पूरे कॉन्फिडेंस से करें, सबको सीख जाने के बाद. क्वेश्चन करते वक्त या जिसको प्रैक्टिस करते हैं फिर हमें वहां सब्जेक्ट सीखने का पर्पस नहीं होना चाहिए. वहां हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, जो हमने सीखा है उसको क्विकली याद आए, यूज हमें क्विक होने के लिए प्रैक्टिस करेंगे. एंड व्हाट वी डू इन इंडेफिनिट इंटीग्रल, सो सिंपली इंटीग्रल dv इज इक्वल टू a dt. a कांस्टेंट था, बाहर ले लिया. सो दिस विल बी v, दिस विल बी a into t एंड वी एड ए कांस्टेंट c. अब c की वैल्यू हमें गिवन इंफॉर्मेशन से फाइंड करनी है एंड दीज आर द गिवन इंफॉर्मेशन. व्हाट वी नो दैट एट t इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू v नॉट. अब इन वैल्यूज को यहां रखें तो c मिलेगा आपको v नॉट. सो यू विल गेट c इज इक्वल टू v नॉट एंड वी पुट इट बैक. सो व्हाट वी गेट, v इज इक्वल टू अगेन v नॉट प्लस at. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. And same idea we can find from graph. So this is what solution? ये analytical solution था. And use of graph. अब देखिए ये चीजें आप कई बार कर चुके हैं, but still मेरे पास कई बार दो ऑप्शन होते हैं, अरे ये चीज तो मेरे बच्चों को आती होंगी, इनको छोड़ दें आगे चलते हैं. मेरी बात बहुत ध्यान सुनना. लेकिन मैंने कई सालों बाद देखा, चाहे कैसे भी स्टूडेंट्स हो, मैं टॉप रिजल्ट के लिए बात कर रहा हूं चाहे एवरेज बैच की बात कर रहा हूं, मैं देखा नहीं, हर चीज को क्लास में एक बार तो डिस्कस कर दो. क्यों, अगर मैं बहुत सिंपल चीजें स्किप करता जाऊंगा ना तो आगे चल क्या होगा, मैं कुछ ऐसी चीजें सिंपल स्किप कर दूंगा जो मुझे तो सिंपल लग रही है लेकिन मेरे स्टूडेंट को सिंपल नहीं लग रही. मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे बहुत सारी चीजें बहुत सिंपल लगती हैं लेकिन मेरे स्टूडेंट को जरूरत नहीं सिंपल लगे. So listen, in every class, try to learn from very, very basic. Use of graph means what we can take. हमें acceleration दिया हुआ था a and time t. So we can draw this acceleration time graph. A is constant and say we get this is time t. And now we know that
area of acceleration time graph is change in velocity. So this is area. And how much area is? A into t. So area is what? Change in velocity. That is area of AT graph is equal to delta V, means change in velocity. So we can write easily. This area is A into T and change in velocity was V minus V naught. We again take V is equal to what? V naught plus AT. So this we call first equation. I think till so far there is no doubt और इन चीजों को बस मैं चाहता हूं कि हम एक एक चीज क्लास में छोटी से छोटी भी डिस्कस करें जिससे कभी मुझसे कोई चीज स्किप ना हो जाए। एंड सिंपल है तो इसको मैं बहुत टाइम नहीं दूंगा और ये भी नहीं कहूंगा कि आप इसको बोर्ड पर से नोट कर लें फिर हम आगे चलते हैं। नाउ आई हैव लेफ्ट द एंटायर बोर्ड अनऑब्स्ट्रक्टेड। एनीवन आप में से जो कोई नोट करना चाहे बाद में नोट कर सकते हैं। नाउ वी टेक नेक्स्ट। तो हम एक बात तो कर चुके कि किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी दैट वी कैन ऑब्टेन एंड दैट वी कैन डू बाय फर्स्ट इक्वेशन। सो लेट मी राइट जो रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया वो हम लिख लें यहां पे। सो V इज इक्वल टू V नॉट प्लस AT, इक्वेशन नंबर 1। अब हम पोजीशन की बात करें उसको भी दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एनालिटिकली एंड बाय यूज ऑफ ग्राफ। So if you do analytically, then what I can write here? V is dx by dt. dx by dt is equal to V naught plus AT. So what we can find from here? dV is equal to V naught dt plus AT into dt. It's variable separation. Again we can use both the ideas. What? Definite integration and indefinite. अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे देन व्हाट वी डू, इंटीग्रल dv इज इक्वल टू v नॉट कांस्टेंट है dt प्लस a कांस्टेंट है t dt। सो t 0 टू t 0 टू t एंड हियर t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी नहीं, यहां पे क्या आएगा ये dv जस्ट दिस वाज dx आई थिंक dx। सो dx तो t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या थी? x नॉट। तो यहां हम रखेंगे x नॉट एंड किसी टाइम t पर ये हो गया x, सी x। एंड नाउ वी सॉल्व व्हाट यू गेट। द लेफ्ट हैंड साइड इज x माइनस x नॉट। फर्स्ट टर्म इज v नॉट t एंड दिस टर्म इज हाफ at स्क्वायर। सो व्हाट वी हैव x माइनस x नॉट is equal to V naught t plus half AT square. So this is second equation. सेकेंड इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेकेंड इक्वेशन को x नॉट इधर जाके प्लस भी कर सकते हैं। अगर ये कहते तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट है और x नॉट को इधर ले आए तो हम क्या बोलेंगे? पोजीशन। अब देखिए 9th क्लास में हम इस x माइनस x नॉट को डिस्प्लेसमेंट बोला करते थे, तो उन बुक्स में यहां पे x सिंबल नहीं यूज किया था, s यूज किया था। Got the idea? If you use indefinite integration, then what we have? dx is equal to v naught dt plus a t dt। अब इधर का इंटीग्रेशन x हो गया, ये क्या हो गया? v naught t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ए कांस्टेंट c। अब देखिए वैसे तो हमने इन सब को इंटीग्रेट किया होगा, सब में एक अलग कांस्टेंट c1 c2 c3 आया होगा, सपोज इसमें c1 आया होगा, इसमें c2 आया होगा, इसमें c3 आया होगा, तो c1 को हम इधर ले आए, तो इसका कांस्टेंट प्लस इसका कांस्टेंट माइनस का कांस्टेंट कुल मिला के हमने एक सिंगल कांस्टेंट लिख दिया। नाउ वी इवैल्यूएट c, तो वो इसमें भी एक कंडीशन यूज होगी क्या? t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू x नॉट है। सो व्हाट वी हैव एट t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू x नॉट, इसको रखते ही आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। c क्या होगा? ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये x नॉट हो गया, c इज इक्वल टू x नॉट।
C is equal to x naught. So again what we get? X is equal to x naught plus V naught t plus half at square. We again got the same equation. दोनों इक्वेशन सिमिलर है, बस अंतर इसमें है, इसमें x नॉट इधर आ गया और वो देख सकते हैं उसमें से x नॉट को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस x नॉट हो जाएगा. Now same thing we can do by use of graph. So what the idea is, here we have VT graph again, V and T. VT ग्राफ में हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म है, तो ये यहां पे वैल्यू क्या होगा? v नॉट, एंड दिस ग्राफ विल बी से हियर. सो सपोज एट टाइम t वी गेट दिस वैल्यू व्हाट? t. तो ये होगा आपका v. इज इट? टाइम t पे वेलोसिटी v. सो वी अगेन कैलकुलेट दिस एरिया. Area of VT graph is displacement. Say delta x. अब डेल्टा x लिखने से दोनों बात कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन. अब ये एरिया ट्रेपेजियम है, वेरी सिंपल. व्हाट? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. सो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स v plus that is v naught plus v into distance between them t. And what is delta x? This is, you can see, this is delta x. So delta x आपको बिल्कुल दिख रहा है क्या? x minus x naught. So it will be x minus x naught. Now this equation is again very useful. मैं इसको आगे सॉल्व करने के जब मैं इसको इसी फॉर्म में रखूंगा, ये बहुत यूज की इक्वेशन है. व्हाट हियर? x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v नॉट प्लस v बाई 2 इंटू टी. अब देखिए, वी आर नॉट हैबिचुअल आई थिंक टू यूज द सेकेंड इक्वेशन इन दिस फॉर्म, लेकिन मैं बता रहा हूं आपसे, इस फॉर्म की सेकंड इक्वेशन आपको बहुत सारी जगह, या यू कहें मैक्सिमम जगह, बड़ी भारी सिंपलिसिटी देगी. क्यों? इसमें कहीं कोई क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है, तो कोई कैलकुलेशन बड़ी सिंपल होंगी इससे. सो आई कॉल इट इक्वेशन 2a. जो इक्वेशन सेकंड है उसका हम नंबर ऑब्वियस रखते हैं 2. अब v की वैल्यू इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर दें, आपको अपनी यूजुअल फॉर्म मिल जाएगी. सो व्हाट? सब्स्टिट्यूट v फ्रॉम 1. अब ये सॉल्व करके आपको दिखाना सिंपली आपका वेस्टेज टाइम है. व्हाट यू गेट हियर? x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर. This. So again, I think none of you are having any doubt in this. मैं एक बार दोबारा आपसे स्ट्रेस करूंगा, ऐसी चीजें जिनको अक्सर लोग यूज नहीं करते, उन पर एक्सपर्टाइज लेने से आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा. एंड हियर इज द इक्वेशन सेकंड ए. वो तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको महसूस होगा हाउ एडवांटेजियस दिस इक्वेशन इज. अगेन, ये जो आइडिया था, जरूरत नहीं समझता कि मैं आपको बोलूं कि आप इसको नोट कर लें, समझ लें, कोई डाउट हो पूछ लें, फिर आगे चलें. एंड सेकेंड इक्वेशन के दोनों फॉर्म में लिखूंगा. व्हाट वाज द फर्स्ट फॉर्म? x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v नॉट प्लस v बाई 2 into t. I call it second A. And the usual form हम सभी याद रखते हैं. What? x is equal to x naught plus v naught t plus half at square, equation number 2. एक बात ध्यान रखें,
when we are remembering the equation, never forget this x naught. वो 9th क्लास की हैबिट, लेकिन ध्यान रखें देयर वाज एस वाज डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन नहीं था, यहां पे हम एक्स पोजीशन ले रहे हैं। एंड आगे जैसे भी जाएंगे, चाहे वो आईआईटी एग्जाम हो और यू गो फर्दर स्टडीज, अब ऐसा तो नहीं आप बोलेंगे सर हम जब आगे की स्टडी में जाएंगे तो ये चीजें थोड़ी हमें जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी इवन इन इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग में मैं बता दूं आपको, वॉट एवर योर ब्रांच इज, the first semester and some of the second semester there are common subjects and everyone has to learn about engineering mechanics, and engineering mechanics again you will be taught the same thing, तो वहां पे पोजीशन ही होगी। so that was equation number 2. now we are coming on equation number 3, third equation, and you all know that is what v square is equal to v naught square into v naught square plus 2a into what something. Let us see what it. अब देखिए जो सेकंड ए इक्वेशन है, सेकंड ए इक्वेशन में हम t एलिमिनेट कर दें इक्वेशन नंबर 1 से। एलिमिनेट t फ्रॉम इक्वेशन 2a यूजिंग इक्वेशन 1. So what you get? X minus x naught is equal to v naught plus v by 2. And equation 1 से देखो t क्या आएगा, v minus v naught किधर ले जाएं, upon a. So what you get here? v minus v naught upon a. You got it? Very simple calculation. अब देखिए जो राइट हैंड साइड है, व्हाट इट बिकम v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, एंड जो नीचे 2 है उसको उधर ले जाए। सो व्हाट यू गेट, 2a x माइनस x नॉट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। सो व्हाट वी हैव, v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2a x minus x naught, and this is our third equation. See again, it is not x, it is x minus x naught, displacement. V square is equal to v naught square plus 2a x minus x naught, equation number 3. Okay, I'm asking one thing. Can we deduce equation 3 from graph? अभी देखिए इक्वेशन 1 को हमने ग्राफ से डिड्यूस किया, इक्वेशन 2 को भी ग्राफ से डिड्यूस किया, क्या इक्वेशन 3 को ग्राफ से कर सकते हैं? अरे शुड भी नहीं, कैन यू डू? अब मैंने पूछा, देखो मैंने यही कहा ना कि हम सर इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड, व्हाट आई एम आस्किंग, कैन वी डिड्यूस द थर्ड इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफ? यस और नो? ठीक है, आपका आंसर नो है। मैंने यही कहा था कि हमेशा मुझे आप बिल्कुल स्क्रैच से बातें डिस्कस करने दें। यस वी कैन डू बाय यूजिंग ग्राफ। मैं आपसे कह रहा हूं यस वी कैन डिड्यूस इक्वेशन 3 बाय यूजिंग ग्राफ। मैं फिर कह रहा हूं इक्वेशन 3 को एक सिंगल ग्राफ से डिड्यूस कर सकते हैं। मैं फिर ये नहीं कहूंगा इक्वेशन 1 को वीटी ग्राफ से निकालो, इक्वेशन 3 को अगेन ये मतलब ग्राफ से निकालो, उनको कंबाइन करो। मैं एक सिंगल ग्राफ से इक्वेशन 3 डिड्यूस कर सकते हैं। माय क्वेश्चन इज, can we deduce equation 3 by using a graph or a single graph?
यस, देखो आंसर आ गया आर्यन का, थोड़ा दिमाग लगाया गया। द आंसर इज यस। याद करें जब मैं ग्राफ की यूज की बात कर रहा था तो हमने AX ग्राफ की बात की थी। एरिया ऑफ AX ग्राफ एंड X एक्सिस इज इक्वल टू चेंज इन V स्क्वायर बाई 2। याद आया? Yes, what we get here by AX graph. What the idea? That is area between AX graph and X axis is equal to change in V square by 2. You see, अगेन जो मैंने आपको नोट्स दिए ना, उन नोट्स में सारी बातें हैं, वो बातें भी हैं जो कि बड़ी यूजुअल होती हैं, वो बातें भी हैं जो अक्सर लोग यूज नहीं करते। अब देखिए, आप ये सोच सकते हैं नहीं सर आप तो वो जो इंपॉर्टेंट बातें उनका नोट्स बनाओ तो बात इनकम्प्लीट रहती है। इसलिए जब हम कुछ चीज सीखे ना तो जस्ट लेट अस लर्न राइट फ्रॉम स्क्रेच। See, got this idea? Now, I want that again, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको आप नोट करें, you can see recording and अब देखिए ग्राफ से कैसे डिड्यूस करते हैं। मैं इसको इरेज करूं, AX ग्राफ से कैसे थर्ड इक्वेशन डिड्यूस करते हैं। इक्वेशन 3, यूज ऑफ ग्राफ। So I draw AX graph. Here we call acceleration and here X, and acceleration is constant, so it will be हर टाइम पे कांस्टेंट है, इसका मतलब हर जगह पर भी कांस्टेंट है, तो X के साथ भी acceleration क्या होगा? कांस्टेंट होगा। Now, let us suppose here we take a value of X and it is what? X naught. See, X naught, T, initial value X naught le rahe hain. It is not 0. So, see this area. So, area this, ye kya hoga? A into X minus X naught. This is height A. So, area again A into X minus X naught is equal to change in V square by 2. So, final velocity when particle was at X, it was V. So, it is what? V square by 2 minus V naught square by 2. So, you can see here V square is equal to V naught square plus 2A X minus X naught. So, we have obtained third equation by using a single graph also. Just see, मैं आज फिर बार बार एक बात बोलूंगा, वो ये कि चीजों को एक सिरे से, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो डिफिकल्ट हो, ये मत सोचे कि मैं आपसे मिला हूं तो रोज बहुत बड़ी बड़ी बातें करूंगा। एक्चुअली जितनी सिंप्लिसिटी में आप जाएंगे, आप देखिए आगे चल के आपको उतनी ही दिक्कतें कम होती जाएंगी। जैसे आज 9th प्रॉब्लम में वो थर्ड इंटरवल का जो इक्वेशन लिखना था t/2 + 1, हमसे गलती वहां हुई। सो मोस्ट ऑफ टाइम मैं फिर बता रहा हूं, जिन चीजों को आप नहीं कर सकते उनके करने के पीछे कोई बड़ी भारी नॉलेज वाली बात नहीं होगी। बात क्या होगी? हमने चीजों को फंडामेंटली सोचना बंद कर रखा है। हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन करें। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट को हर टाइप के क्वेश्चन करने की काबिलियत दे दूं, और उसके लिए एवरीथिंग बहुत माइन्यूट से माइन्यूट लेवल पर जब आर्टिकल डिस्कस करें, है ना, तो बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट लेवल पर आप देखिए, यही क्वेश्चन मैंने पूछा था, कैन वी डिड्यूस द थर्ड इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफ। आप में से बहुत से लोगों को माइंड मेथड नहीं कर सकते। 9th प्रॉब्लम में वो 3 इक्वेशन लिखना था t/2 + 1, हमसे गलती वहां हुई। सो मोस्ट ऑफ टाइम मैं फिर बता रहा हूं, जिन चीजों को आप नहीं कर सकते उनके करने के पीछे कोई बड़ी भारी नॉलेज वाली बात नहीं होगी। बात क्या होगी? हमने चीजों को फंडामेंटली सोचना बंद कर रखा है। अब
लेकिन मैं आपको आइडिया तो दे चुका था ना जब ग्राफ का यूज कर रहे थे, व्हाट एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ विल बी इक्वल टू चेंज इन वी स्क्वायर बाई 2, वहां हमने उसको डिड्यूस भी किया था। तो इस तरह से चीजों को आप देखिए, ये एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वी स्क्वायर बाई 2, अभी आपको बड़े स्ट्राइकिंग वे में मैंने यही याद करा दिया है ना। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब इसकी जरूरत पड़ी आपको ध्यान आएगा। मैंने फिर कहा था, वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम चीजों को वहां मत सीखो, क्योंकि जितनी बार आपको चीजें वहां पे नई सीखनी पड़ेंगी उतना कॉन्फिडेंस सेटल्ड होता है। अरे ये हमने नहीं आता था, हमने अभी सीखा। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, डिफिकल्ट कैसी प्रॉब्लम हो, आपको वहां पे ठीक है कोई चीज नहीं ध्यान आ रही है, याद दिला दी, ठीक हल्का सा, और वो भी कंसेप्ट वाली दिक्कत नहीं रहेगी। आपको दिक्कत क्या होगी, केवल उस प्रोसेस, मैं फिर बता रहा हूं कि उस कंसेप्ट मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कंसेप्ट, क्या लॉ, क्या इक्वेशन यूज होगी, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहां होगी, उस प्रॉब्लम में क्या प्रोसेस था, कब, कहां, कैसे हुआ, इस चीज को डिकोड करने में। और यही टाइप की प्रॉब्लम क्या होती है, नई प्रॉब्लम होती है। हम कहते हैं ना आईटी एग्जाम नए टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए बना हुआ है। तो नई प्रॉब्लम किसे कहते हैं, नई प्रॉब्लम उसे नहीं कहते कि जिस टाइप की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर रखी है उन्हीं का कुछ इसके लिया, कुछ उसका लिया, कुछ उसका लिया, मिला के रख दिया। नाउ सी, आप ऐसी और वहां देख लीजिए, यू नॉट फाइंड न्यू प्रॉब्लम्स, मतलब हमने पिछली प्रॉब्लम में कुछ सीखा वही आगे यूज हो रहा है। इवन इफ यू सॉल्व एरोडो, आपको एरोडो की अगर मान लो 30 प्रॉब्लम करते हैं तो 30 प्रॉब्लम में से मुश्किल से एक या दो प्रॉब्लम में कुछ नयापन होगा, बाकी वही रिपीटेड आइडियाज जो हम क्लास में सीखते हैं, जो यूजुअल एग्जांपल्स होते हैं, उन्हीं को और अच्छे तरीके से यूज करना सिखा रहे हैं। यस, ये हमें आना चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आईटी में एक बेटर रिजल्ट के लिए या आईटी सिलेक्शन के लिए। लेकिन हमारा एम क्या है, टॉप 10 रैंक। उसके लिए क्या है, जो वो नई प्रॉब्लम आपके लिए बनेगी ना 2023 में, मेरे स्टूडेंट वो सॉल्व कर सके। उसके लिए आप देखिए हमेशा क्या होगा, 2024, यस यू आर इन 11th क्लास, तो आप लोग 222 ठीक है 23 में शायद देंगे कि फॉर मी, बट अभी जून का 11 स्टार्ट किया वो तो 24 होगा ना, 23 कोई बात नहीं, हो सकता है आप में से कोई एक साल 10th में ही हो, अभी 9 to 10th और इस क्लास को अटेंड कर रहा हूं, आई डोंट नो। तो कभी मिलेंगे तो सबसे बातचीत होगी और जल्दी मैं आऊंगा कोटा मिलने आप लोगों से। तो बात क्या चल रही थी कि हर नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको देखना आगे उसमें क्या इवेंट्स हो रही, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ। इसको जितना बढ़िया डिकोड कर लोगे ना, आप उतना ही आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ये रिक्वायरमेंट है नई प्रॉब्लम्स की। तो आज का टाइम भी ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है। मेरा आपसे कोई खास होमवर्क नहीं है आज, कभी कभी मैं होमवर्क से रिलीव भी करूंगा आपको, कि मैंने देखा है जितने आप रिलैक्स मूड में रहेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। आज आपका होमवर्क केवल इतना होगा, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो आपको क्लास नोट्स दिए हैं उसको पूरा रीड करिए एंड उसमें कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए हैं, इज इट, उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें। लेट्स सी व्हाट इज होमवर्क। रीड द नोट्स, कौन सा आर्टिकल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, and solve every example। तो आप जब मेरे पास मिलेंगे तो बहुत सारी बात आप पहले सीख के आएंगे, तो मैं उससे थोड़ा सा अप लेवल चलूंगा। एक आइडिया है कि सर फ्रॉम व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग आयरडो आफ्टर कंप्लीटिंग बिल्डअप फ्रॉम पाथफाइंडर। मेरी बात समझे। अब देखिए लोग पाथफाइंडर को नहीं डिस्कस करते, मैं पहले पाथफाइंडर का बिल्टअप कंप्लीट कराऊंगा आपसे एंड देन गो एंड आयरडो। आई कैन से विद गारंटी शायद ही कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो आपको
ना सॉल्व हो सके। देखो, एक होमवर्क का भी एक तरीका होता है। क्या? सारे होमवर्क हमारे लिए ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें हमको सीखने को मिले। एक होमवर्क ऐसा हो जिसमें हम सब कुछ जितना अच्छा सीख लें, बाकी होमवर्क जो हमारे पास हो, जो लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं, फिर हमको इजी लगे। आइडो बुक सभी लोग काफी डिफिकल्ट बोलते हैं, बट आई एम सी व्हेन वी कंप्लीट बिल्ट अप फ्रॉम पाथफाइंडर एंड मैं आपको आइडो की बात शुरू कर दूंगा एंड एवरीडे आप 15-20 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको किसी प्रॉब्लम में कोई डाउट आएगा ही नहीं। आर्यन, पाथफाइंडर इज नॉट मोर डिफिकल्ट, पाथफाइंडर इज मोर इनोवेटिव। आप देखिए, पाथफाइंडर में प्रॉब्लम्स को रिपीट नहीं किया है मैंने। आप ध्यान देना, एक प्रॉब्लम में सीखा, दूसरे में उससे कोई यूज नहीं होगा। एवरी प्रॉब्लम हैज ऑफ न्यू काइंड। तो इसमें आप दिमाग दौड़ाना सीखेंगे। एक बार मेरे स्टूडेंट दिमाग दौड़ाना सीख लेते हैं ना, तो बाकी बुक्स बड़ी आसान लगती है। सो थैंक्स, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, एक चीज और, जैसे अब मैं अपनी क्लास खत्म होगी, बाकी बात कर लेता हूं। जैसे कहा सर एससीवी करनी है ना, हाँ एससीवी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं एससीवी भी पाथफाइंडर का बिल्टअप कंप्लीट होने के बाद करें। मैं चाहता हूं जिन बुक्स में लोगों को डाउट आते रहते ना यूजुअली, जैसे आइडो हुआ, एससीवी हुआ, या अपने मैं आपकी जो अपने कोचिंग का मॉड्यूल है ना, उसको मैं बाद में कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि जब आप इन बुक्स को करें तो आपको लगे कि हमें सब आता है, तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। ये थोड़ी नहीं कि सारे होमवर्क से हम सीखते रहे। अगर मैं मिक्सअप करके दूंगा कि आज इतने आइडो कर, आज इतनी एससीवी कर लो, आज इतना वो कर लो, आपके मॉड्यूल से कर लो, आज इतना यहां से कर लो, तो अपने को लगेगा कि आप हमेशा कुछ कुछ डाउट पूछते रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होगा। मेरी बात समझे? तो आज इतना रखते हैं, विल मीट नेक्स्ट क्लास। थैंक्स।